मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओवरमैन के कैंडिडेट जो सब्सिडरी के वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं और नौकरी पाने के लिए एग्जाम देते हैं अन्य विभिन्न सब्सिडियों में, साथ ही डीजीएमएस के जो एग्जाम होने वाली है 12 से 16 दिसंबर 2022 के बीच में, वो कैंडिडेट्स जो पिछले विगत वर्ष के प्रश्न आए हुए हैं उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं 12 नंबर तक अपलोड कर दिया था। ये रही 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पढ़ते हैं। फायर्स इन वुड इज क्लासिफाइड एज, यानी कि लकड़ी का जो आग है, फायर्स है, उसको क्लासिफाइड किस तरीके से करते हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन ए दिया हुआ है क्लास बी फायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है क्लास सी फायर, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्लास डी फायर, ऑप्शन डी दिया हुआ है क्लास सी फायर और ऑप्शन ई दिया है क्लास ए फायर। मैं दोस्तों आपको अपने तरीके से इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं बताने का कोशिश करता हूं दोस्तों। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार आप अपने अंगुली के, हाथ की अंगुली के 5 ये जो अंगुलियां हैं उनको याद रखिए कि ये जो अंगुली है, ये अंगुली स्किन नहीं है, लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी से बनी हुई है। ये अंगुली जो है आपको तेल से बनी हुई है। ये अंगुली जो है आपको गैस से बनी हुई है। ये अंगुली जो है आपको मेटल यानी लोहे आदि से बनी हुई है और ये अंगुली जो है आपको बिजली से बनी हुई है। देखिए दोस्तों, आपके अपनी अंगुली पर याद रखिए कि अंगुली नंबर 1 जो लिटिल फिंगर है वो जो है आपको सॉलिड फायर, अंगुली नंबर 2 जो है वो जो है लिक्विड फायर, और तीसरी नंबर जो है गैस फायर, और चौथी नंबर जो है मेटल फायर, और 5वीं नंबर जो है इलेक्ट्रिक फायर। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, इस तरीके से आपको याद करना है दोस्तों। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहां पर जो सॉलिड फायर है, फिंगर नंबर 1 जिसमें टिम्बर आती है, लकड़ी के जो लगने वाले, लकड़ी में जो लगने वाले फायर होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्लास ए फायर कहते हैं। उसी तरह से जो है क्लास बी फायर जो है तेल में लगने वाली जो फायर होती है, जैसे कि यहां पर देखिए ईएमटी का वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 4 में ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्लासिफाइज फायर एज क्लास ए फायर। दीज फायर्स इन्वॉल्व कंबस्टिबल मटेरियल जैसे लकड़ी, कोयला, रबर, कन्वेयर बेल्ट, अदर कार्बोनेशियस मटेरियल दोस्तों, ये सब कहलाते हैं क्लास ए फायर। अब देखिए दोस्तों, क्लास बी फायर में क्या कहता है, दीज फायर्स इन्वॉल्व इन्फ्लेमेबल लिक्विड, जो ज्वलनशील लिक्विड होती है जैसे लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल, ग्रीस जैसे ग्रीस आदि को कहते हैं, डीजल कहते हैं, पेट्रोल कहते हैं, फ्यूल ऑयल कहते हैं, या ग्रीसेस जैसे ये जो फायर है क्लास बी फायर कहलाते हैं दोस्तों, यानी कि अंगुली नंबर 2। अब क्लास सी फायर्स दोस्तों, दिस फायर्स इन्वॉल्व गैसियस फ्यूल्स, गैस का फ्यूल जो है जैसे एलपीजी गैस, ब्यूटेन गैस, ये जो है तीसरी नंबर की अंगुली दोस्तों, मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं, सी फायर आपको याद रखना है। क्लास डी फायर जो कि पॉइंटर वाली अंगुली है दोस्तों, दीज आर द मेटल फायर्स सच एज मेल्टिंग आयरन, आयरन का जो गला हुआ आयरन जो है वो उसमें आग लगी है तो वो डी फायर कहलाएगा दोस्तों। क्लास ई फायर्स, दिस फायर्स इन्वॉल्व्स लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही है, सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, केबल, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये सब जो इक्विपमेंट हैं, मशीनरीज हैं, वो सब में आग लगती है तो वो इलेक्ट्रिकल फायर कहलाएगी, क्लास ई फायर कहलाएगी, जो कि थंब वाली जो है आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहां पर जो है चैप्टर 4 ईएमटी का वॉल्यूम 2 से मैं एक कट पेस्ट अपलोड किया हूं दोस्तों। आप याद रखिए, क्लास ए फायर्स आर जनरली क्वेंच्ड बाय वाटर। ये क्लास ए फायर जो लकड़ी वाली फायर है वो वाटर से की जाती है, इसको बुझाई जाती है, लेकिन स्टोन डस्ट के साथ साथ सैंड में भी यूज्ड इफ द फायर इज ऑन स्मॉल स्केल पर रहती है, लेकिन अर्ली स्टेज में रहती है तब। ओवरहेड फायर्स कैन नॉट हाउएवर बी
टैकल्ड बाय स्टोन डस्ट एंड सैंड, लेकिन सैंड और स्टोन डस्ट से हम इसको जब बड़ी फायर हो जाती है तो उसको टैकल नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो है आपका कौन सी ऑप्शन होगी, क्लास ए फायर दिया हुआ है ऑप्शन ई में, तो ऑप्शन ई को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जो ओवरमैन OMU 2021 में पूछी गई है, नॉक्सियस एंड इनफ्लेमेबल गैसेस ऑफ ओल्ड वर्किंग ऑफ ए कोल एक्सपेंड्स व्हेन देयर इज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, समझ लेते हैं। ओल्ड वर्किंग में, पुरानी वर्किंग में, जो कोल माइन का पुरानी वर्किंग है उसमें इनफ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस फैल रही है। एक्सपेंड मतलब फैल रही है। व्हेन देयर इज, एक कब ऐसा होता है कि नॉक्सियस और इन्फ्लेमेबल गैसेस वर्किंग प्लेसेस पर फैलती है। तो दोस्तों ये जो है नॉक्सियस और इन्फ्लेमेबल गैस जो फैलते हैं गोफ से अपने वर्किंग प्लेस की ओर, ये तभी होती है जब वर्किंग प्लेस में प्रेशर कम हो जाता है, गोफ का प्रेशर अधिक होता है। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन सडन राइज ऑफ टेम्परेचर, बी नंबर सडन हैवी रूफ फॉल, सी नंबर सडन राइज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, डी नंबर सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, ई नंबर ऑल दी अबव। यानी कि यहां पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी के कारण से रूफ फॉल हैवी हुआ है, तुरंत सडन हुआ है, या बैरोमेट्रिक प्रेशर सडन राइज कर गया है, या बैरोमेट्रिक प्रेशर सडन ड्रॉप कर गया है। तो यहां पर मैं जैसा बताया कि बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी कि बैरोमेट्रिक से एनराइड बैरोमीटर या बैरोमीटर से जब हम लोग मेजर करते हैं तो ड्रॉप अगर नीचे गिर गई है प्रेशर, तो उस समय वर्किंग प्लेसेस पर ये जो इन्फ्लेमेबल गैस है, नॉक्सियस गैस है, वो एक्सपेंड होता हुआ नजर आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसका मैं जो है कट एंड पेस्ट करके रखा हूं दोस्तों, जो कि EMT का ही वॉल्यूम 2 का चैप्टर 2 है, जिसमें बैरोमेट्रिक प्रेशर हैज ए bearing on the safety in the noxious and inflammable gases like methane in the gulf of a coal expands when there is a sudden drop in the barometric pressure and ऑन इनटू दी माइन वर्किंग्स। यानी कि जब माइन वर्किंग्स में सडन ड्रॉप हो जाती है क्या चीज, बैरोमेट्रिक प्रेशर, तब जो है गोफ का मीथेन जो गैसेस है या इन्फ्लेमेबल गैसेस है वो एक्सपेंड होते हुए वर्किंग प्लेसेस में आ जाती है। इफ द इन्फ्लक्स ऑफ सच गैसेस इनटू द वर्किंग इज इन द नॉर्मल वेंटिलेशन करंट में नॉट बी एबल डाइल्यूट देन सफिशिएंट देयर बाय द रिजल्टिंग हाई परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द माइन एयर। If the burn is steady or rising, there is no develop and no danger of the falling of the fall ventilation current। तो ये DGMS सर्कुलर नंबर 84 ऑफ 1966 की बातें इसमें अपलोड की गई है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन हो गई सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर के कारण से इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस वर्किंग प्लेसेस पर आ जाते हैं। ये डी नंबर ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, रिकेपिंग ए वाइंडिंग रोप इज डन ड्यू टू, यानी कि वाइंडिंग रोप का जो रिकेपिंग किया जाता है वो किस कारण से किया जाता है दोस्तों। तो वाइंडिंग रोप का रिकेपिंग, वाइंडिंग रोप यानी कि शाफ्ट में जो रोप चलती है, केज को ऊपर नीचे की जाती है दोस्तों, उस वाइंडिंग रोप की बात कहा जा रहा है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि जो हर 6 महीने में एक बार क्या की जाती है, हर 6 महीने में एक बार उसके नोडल पॉइंट्स को, यानी कि कमजोर भाग जहां पर बार बार मुड़ती है उस भाग को चेंज किया जाता है, नोडल पॉइंट्स को चेंज किया जाता है। बाय द वे ये है आपका रस्सा, और ये जो है आपका क्या है, सीव है, पुली है, जिस पर की रस्सा जो है घूमते हुए नीचे और ऊपर की ओर ये जा रही है वाइंडिंग इंजन रूम में, ड्रम पर। ये आपको ड्रम वाइंडिंग इंजन रूम में, वाइंडिंग इंजन रूम, ये वाइंडिंग इंजन रूम में है, और ये जो है हेड गियर पुली है दोस्तों, हेड गियर पुली है। और ये रस्से से जो है रोप केबल के साथ डीलिंग, और डीलिंग के साथ सेफ्टी हुक के साथ
फिर से डी लिंक, और डी लिंक के साथ ट्रेंगुलर प्लेट के साथ चेन लगे रहते हैं, और चेन के साथ केज लगा रहता है। तो ये जो अगर शाफ्ट टॉप पर ये बना हुआ है, यहां जो है ये शाफ्ट है यानी कि जिसको चालक बोलते हैं, ये शाफ्ट है, और ये जो है केज है, ये केज चेन है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये सेफ्टी हुक है, ये रोप के पल है, और ये जो है रोप है, वाइंडिंग रोप जिसको बोल रहे हैं। जब डोली अधिकांशतः दोस्तों शाफ्ट के टॉप पर रुकी रहती है, और उस समय रोप का वह भाग जहां कहां टेंशन में रहता है, तो ये जो पुली के पास वाली जो रोप लपेटी हुई रहती है और ड्रम के पास जो रोप लपेटी रहती है, ये ज्यादा टेंशन में होती है दोस्तों। इसको जो है लंबे समय तक इस भाग में कमजोरी आ जाती है लंबे समय तक यूज करने से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कमजोर भाग, जिसको नोडल पॉइंट कहते हैं दोस्तों, नोडल पॉइंट। तो ये जो भाग है, ये जो ड्रम में भाग है, ये कमजोर हो जाती है, नोडल पॉइंट। इस भाग को चेंज करने के लिए ही हम लोग जो रस्से की 2 मीटर लंबाई है उसको काट करके अलग कर देते हैं, और फिर से इस रोप के पल से रोप को अटैच करते हैं, जिसको बोलते हैं रिकैपिंग। तो यहां पर जो है नोडल पॉइंट को चेंज करने की बात कहता है दोस्तों, कि नोडल पॉइंट को हमको चेंज करने के लिए ही जो है हर 6 महीने में एक बार उसकी क्या करनी चाहिए, रिकैपिंग करनी चाहिए दोस्तों। ये रहा सस्पेंशन गियर जो मैं बोर्ड में ड्रॉ करके आपको बताने का प्रयास किया हूं दोस्तों। तो यहां 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कहता है रिकैपिंग ए वाइंडिंग रोप इज डन ड्यू टू ए नंबर इंक्रीज द स्ट्रेंथ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ रोप, बी नंबर इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रोप, रोप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, रिमूव ए पोर्शन ऑफ रोप सब्जेक्ट टू डिटेरियोशन, डिटोरिएशन मतलब कि उसकी क्षति हुई है, खराबी हुई है, जिसको मैं नोडल पॉइंट के नाम से बताया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रिवेंट द रोप फ्रॉम एक्सेसिव रस्टिंग, एक्सेसिव रस्टिंग उसके अंदर हो गया है, मतलब क्षरण हो गई है, तो उसको बदलने के, इसको रोकने के लिए ऐसा करते हैं दोस्तों। ई नंबर नन है, तो आंसर सी नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन मैं यहां पर जो कोल माइंस रेगुलेशन जो रेफरेंस दिया हूं, 85 का 6 नंबर पॉइंट है दोस्तों। 85 का 6 नंबर पॉइंट को आपको एक बार पढ़ लेना होगा, जैसा मैं वहां पर वीडियो में भी दिखाने का प्रयास किया हूं, ब्लैक बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। ये वाइंडिंग रोप है जिसका 1957 में 80 नंबर थी, लेकिन अब हो गई है 85 नंबर। इसका जो 6वां पॉइंट है दोस्तों, देखिए यहां पर मैं लिखा हूं, पर्पज टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ nodal point of stress reflection of an winding rope. It is not needed for Cope winder because such nodal point of stresses reflection do not occur in case of keeping Cope winder. तो Cope winder को छोड़ करके अन्य वाइंडिंग, ड्रम वाइंडिंग जो अपन लोग करते हैं, उसमें नोडल पॉइंट पर जो स्ट्रेस होती है उसको चेंज करने के लिए, उस खराब जगह को चेंज करने के लिए ही हम लोग रिकेपिंग रोप का करते हैं दोस्तों। When recapping has to be done, जब हम लोग रिकेपिंग करते हैं तो कब करते हैं, जब हम लोग प्रत्येक 6 महीने में, आफ्टर एनी ओवर वाइंडिंग, जब भी कोई ओवर वाइंडिंग होती है, यानी जो डोली रुकने की जगह है उस जगह न रुक करके वो अनजाने या फिर जो है ऑपरेटर की लापरवाही से वो ऊपर की ओर उठ जाती है, या हार्ड लैंडिंग हो जाती है, जहां रुकनी है नीचे में वहां न रुक करके तेज के साथ रुकती है। जैसे लिफ्ट जो है कभी जब भी रुकने की जगह से ज्यादा ऊपर उठ जाती है, तो उसको हम लोग ओवर वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक ओवर वाइंडिंग के बाद भी आपको रिकेपिंग करनी है। तीसरी नंबर कहता है एनी एक्सीडेंटल शॉक हेडिंग और रोप लोडिंग ऑफ रोप, रोप में अगर कोई एक्सीडेंटल शॉक, उसको झटका लगता है, तब भी जो है आपको ये ओवर वाइंडिंग होने के बाद 6 महीने के बाद करना ही करना है। शॉक अगर लग जाती है रोप को तब भी करना है दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट है, कब करना है और कैसे करना है ये भी मैं बता चुका हूं। प्रोसेस ऑफ रिकेपिंग, 2 मीटर, कम से कम 2 मीटर रोप को जो है काटना है, रोप केपल एंड से। केपल एंड मैं आपको अपनी वीडियो में ब्लैक बोर्ड में दिखाया हूं दोस्तों।
क्लीन द कट पोर्शन एंड एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द वायर्स। अब जो वायर्स है उसको साफ करना है, उसको एग्जामिन करना है, जांच करना है। साथ में इंटरनल हेम्प रोप, अगर जो कोई चोट लगी है आंतरिक रोप में अंदर तो उसको भी जांच करना है। इंटरनल लुब्रिकेशन, आंतरिक लुब्रिकेशन को भी चेक करना है, क्लीन करके चेक करना है। अब तीसरे नंबर में कहते हैं सेंड द कट पीस फॉर मैकेनिकल टेस्टिंग। ये जो कट पीस है 2 मीटर का, उसको मैकेनिकल टेस्टिंग के लिए अप्रूव्ड टेस्ट हाउस लाइक CMRI या सिम्फार में इसको जो है टेस्ट के लिए रोप को भेजना है दोस्तों। अब रिकेपिंग करना है, ऑल एबव ऑपरेशन हैव टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। ये सब जो है कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में की जाएगी दोस्तों। तो ये रही 80 का जो है 6वां नंबर पॉइंट, जिसके अंतर्गत मैं नंबर बाय नंबर आपको समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। जैसा कि मैं बोर्ड में पिक्चर बनाया हूं, सस्पेंशन गियर ये प्रत्येक 6 साल में प्रत्येक 10 साल में एक बार जो है इसको रिप्लेस करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर ये रोप के पल है, सेफ्टी हुक है, डी लिंक है, उसके नीचे जो ट्रायंगुलर पेटा और बाकी इसके मेंबर्स हैं दोस्तों। तो सस्पेंशन गियर वाइंडिंग रोप के अंतर्गत आती है, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी वाइंडिंग रोप में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि नेक्स्ट क्लास में किसी वर्ष पूछी गई है प्रश्न दोस्तों, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप डिवाइडेड बाय सस्पेंडेड स्टैटिक लोड इंक्लूडिंग रोप। तो जो रोप जिस ताकत पर टूटती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप, और डिवाइडेड बाय स्टैटिक सस्पेंडेड स्टैटिक लोड, जो जितना लोड उस रोप पर पड़ रहा है उस मैक्सिमम लोड को से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं 2nd क्लास के एग्जाम में, कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको हमको 10 से कम नहीं रखना है। किसके लिए? स्टैटिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी शैल नॉट बी लेस देन 10। ये आपको याद रखना है, एक पूछ सकता है दोस्तों। तो ये हो गई वाइंडिंग रोप के बारे में की पॉइंट और की नंबर। अब हम लोग ये जो आंसर सी है टिक लगा चुके हैं 15 नंबर का। अब नेक्स्ट प्रश्न 16 में आते हैं। प्रश्न 16 देखिए क्या कहता है दोस्तों, प्रेशर आर्च थ्योरी डील्स विथ, यानी कि जो प्रेशर आर्च थ्योरी है ये क्या चीज डील करता है दोस्तों, इसको बताना है। देखिए ए नंबर कहता है आर्चिंग ऑफ सपोर्ट इरेक्टेड, बी नंबर सीयर्स जोन्स, डी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस अराउंड द माइन ओपनिंग, लो थिकनेस जोन नन। तो यहां पर जो है जो पहला नंबर कहता है कि सपोर्ट जो लगा रहे हैं उसकी आर्चिंग को डील करता है, सियर जोन को डील करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस को करता है, अराउंड माइन ओपनिंग जो माइन ओपनिंग करते हैं उसके स्ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है, लो थिकनेस जोन को डील करता है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों प्रेशर आर्च थ्योरी होती क्या है, मैं आपको यहां तो लोड कर दिया हूं, लेकिन मैं आपको वीडियो में बोर्ड पर समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। क्या चीज? प्रेशर आर्च थ्योरी। ओवरमैन 2nd क्लास के दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप प्रेशर आर्च थ्योरी समझने वाले हो। प्रेशर आर्च थ्योरी, THEORY। प्रेशर आर्च थ्योरी क्या होता है दोस्तों? आप मान लीजिए कि जो अंडरग्राउंड का जो कोयला सीम है जो धरती के नीचे पाई गई है, ये यहां पर जो है ऐसा पाई गई है। ये अंडरग्राउंड का कोल सीम है दोस्तों, अंडरग्राउंड का कोल सीम है दोस्तों। अब इस कोल सीम में आप एक गैलरी चला दी। क्या होता है दोस्तों कि ये जो रूफ रॉक है, ये रूफ रॉक लेयर के रूप में पाई जाती है। ये जो रूफ रॉक है लेयर के रूप में पाई जाती है, इस चीज को आप जानते हैं। ये जो है पूरी रूफ रॉक है, रूफ रॉक है, ये लेयर के रूप में पाई जाती है। ये अभी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है दोस्तों, यानी संतुलन की स्थिति में है। चारों तरफ से जो कोयले के सीम के ऊपर जो लोड पड़ रही है, भार पड़ रही है, वो संतुलन की स्थिति में है, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही आपने ओपनिंग चलाया, यानी कि गैलरी चलाई, ये गैलरी आपने चला दिया, इधर कोल सीम बचा हुआ है, जो पिलर आपकी कहलाती है वो बचा हुआ है। अभी गैलरी जैसे ही चलाई तो ये खाली जगह हो गई, जिसके कारण जो ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स इसके ऊपर जो इसके ऊपर का जो फोर्स है वो फोर्स अपना आता है और इसके ऊपर जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। ये जो पहले फोर्स सीधे आ रही थी, अब मुड़ करके कहां जाएगी? इस पिलर के ऊपर जाएगी दोस्तों। तो ये जो फोर्स काम कर रहा है इसको हम लोग वर्टिकल फोर्स बोलेंगे।
ये अगर सी से दर्शा देते हैं इसको, तो ये जो है वर्टिकल फोर्स है, क्योंकि लंबवत लग रही है, तो ये हो गई वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल क्रशिंग फोर्स, वर्टिकल फोर्स। अब ये इसके ऊपर लोड पड़ने लगी, कहा पहले ये सीधे जा रही थी, यहां पर यहां जा रही थी, अब आ गई है पिलर के ऊपर, ये वर्टिकल फोर्स हो गई दोस्तों। साइड से भी जो है फोर्स पड़ती है, इसको बोलते हैं लेटरल फोर्स, लेटरल फोर्स, एल से दर्शा रहे हैं, इसको बोलते हैं लेटरल फोर्स। दोनों साइड से ये फोर्सेस काम करती रहती है दोस्तों। तो इस फोर्सेस के कारण और ये जो फोर्सेस है इसके कारण से क्या होती है, ये यहाँ पर जो रूफ जो दिखाई देती है वो झुकी हुई नजर दिखाई देने लगती है दोस्तों। जैसे जैसे जाते हैं ऊपर की ओर इसका अमाउंट जो है कम होते जाता है, लेकिन एक समय आती है कि ऊपर वाली जो रूफ का लेयर है वो झुकी हुई नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो है ये सभी जो रूफ रॉक का लेयर है वो जो है आपको झुकी हुई नजर आती है। और साथ में यहाँ पर जो पिलर जो है ऊपर से रोकता है, क्या रोकता है, ये नीचे की ओर जो इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ये जो फोर्सेस है इसको बोलते हैं, जिसके कारण से रूफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, बेंडिंग फोर्स, बी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, बी फॉर बेंडिंग फोर्स, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, बेंडिंग, बेंडिंग, बी फॉर बेंडिंग फोर्स। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो रूफ रॉक थी पहले ऐसे थी, वो झुक गई है, और साथ में ये जो साइड भी होगी वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, उसकी पेट जैसा कहते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर ये जो है रोकने का कोशिश करती है इस फोर्स को, लेकिन ऊपर वाली जो फोर्स है वो इस तरीके से नीचे की ओर काम करती है, ये जो है नीचे की ओर काम करती है, और ये जो पिलर है उसको ऊपर की ओर काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में इसको इस फोर्स लगाए और इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगता है, तो इसके कारण से शियर हो जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है, टूट जाता है। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई, यहाँ पर जो फोर्स काम कर रही है ज्यादा हो गई, तो ये टूट करके यहाँ पर जो है गिर जाती है। और अगर हम लोग नीचे का फोर्स ज्यादा है तो ये टिकी रहती है दोस्तों। इस कारण से इस फोर्स को जो है हम लोग क्या कहते हैं, एस मतलब कि शियर, शियर मतलब दो भाग में बंटना, शियर फोर्स के बोलते हैं लोग। तो ये प्रेशर के कारण जो आर्च बनती है, इसी थ्योरी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर आर्च थ्योरी बोलते हैं। और ये रूफ न झुके इसके लिए हम लोग नीचे से रूफ बोल्ट या सपोर्ट दे करके या अन्य सपोर्ट दे करके इसके झुकाव को कम करते हैं और अपना गैलरी को माइन चलाते तक जो है स्टेबल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये एक जो झुकी हुई जो आर्चेज हैं उनको जब हम लोग एक मिलाते हैं इस तरीके से करके, तो एक डोम स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसलिए कारण से इसको बोलते हैं डोम थ्योरी भी जो दोस्तों। तो यहाँ पर सी क्या है, आपको एल क्या है, एस क्या है, बी क्या है, ये फोर्सेस हैं दोस्तों, जिसका मैं पिक्चर में ही ड्रॉ करके बता चुका हूं। ये है प्रेशर आर्च थ्योरी। तो ये जितने फोर्सेस हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को ही ये डील करता है, जिसकी बारे में सी नंबर ऑप्शन में कहा है दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर दोस्तों। और सी नंबर को टिक लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों कि द बेस्ट एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर इन्वॉल्व लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, लाइव यानी कि जिसमें बिजली फ्लो हो रही है दोस्तों, तो उसमें जो इन्वॉल्व है अगर फायर, तो उसको बुझाने के लिए बेस्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी वाटर CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर, डी सोडा एसिड टाइप का एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो यहां आपको याद रखना है दोस्तों कि बिजली की आग, यानी कि मैं दिखाया था आपको याद रखना है थंब की आग, 5वें नंबर की आग, क्लास ई फायर, इसको बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल की जाती है, अभी मैं तो बता देता हूं, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए जो रेगुलेशन की पॉइंट है उसको मैं कट पेस्ट करके लोड करके दिखा दी हूं, उसको बारी बारी से मैं समझाता हूं। यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगी, CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर, जो कि रेगुलेशन 139 का
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है दोस्तों। CMR 2017 का ही ये रेगुलेशन है दोस्तों। ऑप्शन ए को टिक तो लगा लीजिए, लेकिन मैं यहां पर 139 जो रेगुलेशन है उसकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पढ़ करके आपको समझाता हूं दोस्तों। देखिए ये 2 नंबर जो है 139 का 2 नंबर कहता है सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर ऑफ और या वाटर सेल नॉट बी यूज फॉर फाइटिंग तेल या इलेक्ट्रिक फायर। तेल या इलेक्ट्रिक फायर के लिए आपको सोडा एसिड टाइप या वाटर जो है यूज नहीं करना है। तो फॉर्म तीसरा नंबर दोस्तों, फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर सेल विल नॉट बी यूज्ड फाइटिंग इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर को फाइटिंग करने के लिए बुझाने के लिए हम फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर को यूज नहीं करेंगे। उसी तरह से चौथा नंबर कहता है फायर एक्सटिंग्विशर कंटेनिंग केमिकल व्हिच आर लायबल व्हेन ऑपरेटेड टू गिव ऑफ पॉइजनस और नॉक्सियस गैस शैल नॉट बी प्रोवाइडेड और यूज्ड बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड में हमको न यूज करना है न प्रोवाइड करना है पॉइजनस और नॉक्सियस गैसेस जो निकालती हैं फायर एक्सटिंग्विशर उनको। तो प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब रेगुलेशन 2, 3, 4 शैल प्रोहिबिट द यूज ऑफ बिलो ग्राउंड ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ऑपरेटेड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की रोक की मनाही 2, 3 में 4 में नहीं किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 का जो प्रोवाइडेड दैट वाली पॉइंट है उसमें CO2 की यूज करने की छूट दी हुई है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ बिजली की आग के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे दोस्तों। सोडा एसिड बोला है तो यहाँ पर जो सोडा एसिड टाइप है D नंबर नहीं हो सकता। वाटर CO2 टाइप है वो भी यूज नहीं कर सकता और यहाँ 3 नंबर में फोम टाइप भी यूज नहीं कर सकते। तो बचता है क्या दोस्तों, CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर जिसको हम लोग बिजली के आग के लिए उपयोग करेंगे। तो ये नंबर को टिक लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहते हैं दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग से रिलेटेड कौन सी टर्म यूज होती है अंडरग्राउंड माइनिंग में? ए नंबर कहता है B/P बोर्ड ऑन पिलर, एकदम यूज होता है। बी नंबर स्टॉपिंग, ये ईंटे की या पत्थर की दीवार होती है जो कि सेपरेट करने के काम में आती है हवा को या फिर किसी क्षेत्र को अलग करने के काम में आती है। कन्वेयर बेल्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है दोस्तों, अंडरग्राउंड और सरफेस दोनों जगह यूज की जाती है, तो कन्वेयर बेल्ट भी नहीं हो सकती। हाई वाल, हाँ दोस्तों हाई वाल क्या होती है? जब ओपन कास्ट माइनिंग चलाते हुए हम लोग ड्रिफ्ट, एक और समझ लेते हैं दोस्तों, ड्रिफ्ट पत्थर में चलाई गई गैलरी जो है वो कहलाती है ड्रिफ्ट दोस्तों। यहां पर मैं हाई वाल माइनिंग क्या होती है, हाई वाल क्या होता है मैं समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। हाई वाल, आप जब ओपन कास्ट माइन चलाते हुए गहराई बढ़ती जाती है आपके ओपन कास्ट माइन की, तो एक ऐसी गहराई आ जाती है जहां से पत्थर और कोयले निकालने का जो खर्च है कोयले को बेचने पर मिलने वाली पैसे के बराबर हो जाती है। मतलब इसको कहते हैं ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। तो ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो पर जब अपनी पहुंच जाते, स्टिपिंग रेशियो मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा दोस्तों कि क्या होती है। तो यहां पर जब ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो पर पहुंच जाती है अपना कोयला सीम ओपन कास्ट माइन, तो जो या फिर सरफेस में कोई इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है जैसे कोई रेलवे है, बिल्डअप एरिया है, हाई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो उसके नीचे के कोयले सीम को निकालना टफ काम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये जो हाई वाल खड़ी रहती है ओपन कास्ट से जो आप निकाले हैं, सामने में दिखाई देती रहेगी पत्थर की ऊंची दीवार जिसके नीचे कोयला सीम आपको दिखाई देता है। तो उसके नीचे के कोयला सीम को निकालने के लिए बिना ओवरबर्डन को हटाए हम उस कोल सीम में जो सरफेस कंटिन्यूअस माइनर होती है उसको जो है ले जाते हैं, जो कि 100 से 250 मीटर तक भीतर जाती है 6 मीटर चौड़ाई का काटते हुए, और फिर से 6 मीटर का रिब छोड़ करके फिर से बगल वाली 6 मीटर का काटते हुए आगे बढ़ती जाती है। इस तरीके से जब हम लोग माइनिंग करते हैं, जबकि शारदा ओपन कास्ट माइन जो कि आपका ACCL का माइंस है उसमें सफलतापूर्वक हाई वाल माइनिंग चलाई जा रही है दोस्तों। तो ये हाई वाल है जो कोल सीम के ऊपर ओपन कास्ट में बेंचेज का एक ग्रुप होता है, उसी को जो है बोलते हैं अपन लोग हाई वाल। तो यही जो है जो ऑप्शन है जो कि अंडरग्राउंड के लिए यूज नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है देख लिए कि डी नंबर इज द राइट आंसर। इसको टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है,
इंटरवल ऑफ रिकैपिंग ऑफ हॉलेज रोप इज। अभी अभी मैं रिकैपिंग के बारे में समझाया था दोस्तों, और प्रश्न फिर से इसके बारे में पूछ दी, लेकिन हॉलेज रोप के बारे में बताया है दोस्तों कि हॉलेज रोप जो हॉलेज में इस्तेमाल होती है कितने मंथ के इंटरवल में। ऑप्शन ए 3 मंथ के इंटरवल में, ऑप्शन बी 6 मंथ के इंटरवल में, ऑप्शन सी 9 मंथ के इंटरवल में, ऑप्शन डी 12 मंथ के इंटरवल में, ऑप्शन ई 18 मंथ के इंटरवल में। दोस्तों जो वाइंडिंग रोप होती है उसकी भी रिकेपिंग 6 महीने में करना है, या जो हॉलेज रोप होती है उसकी भी रिकेपिंग 6 महीने में ही करना है। तो यहां पर 6 महीने में बी नंबर ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं यहां पर देखिए कट एंड पेस्ट किया हूं दोस्तों, रेगुलेशन 96 हॉलेज रोप। ऐसा कोई भी रस्सा हॉलेज के काम में नहीं लिया जाएगा जिसमें कहीं भी खराबी नजर आती है या उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम है। यहां पर दोस्तों देखिए कहता है कि 8 से कम नहीं है, जबकि वाइंडिंग रोप के लिए अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखे दोस्तों कि 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है दोस्तों, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ओवर 1 के दोस्तों। अब 2 नंबर में देखिए कैपिंग किए हुए रस्से की रिकैपिंग हर 6 महीने में कम से कम एक बार जरूरत पड़ने पर उससे भी कम समय अंतराल पर एक सक्षम व्यक्ति की निगरानी में की जाएगी दोस्तों। तो प्रश्न का आंसर आपको मिल गई दोस्तों दूसरा नंबर में, जो कि 96 का सब रेगुलेशन 2 है, उसमें आपको दिया हुआ है दोस्तों। इसमें एक और पॉइंट कहा दोस्तों कि डायरेक्ट हॉलेज में कोई भी स्प्लाइस्ड रोप मतलब कि जोड़ा हुआ रोप प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो हम लोग 19 नंबर प्रश्न का जो 6 मंथ है बी नंबर ऑप्शन है टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन में ये रही 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कहता है, सेल इज नॉट सुटेबल एज इमीडिएट रूफ इन अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग के इमीडिएट रूफ क्या होती है दोस्तों, छत जो रूफ जो दिखाई देती है अंडरग्राउंड में उससे 6 मीटर तक का जो रूफ होता है वो इमीडिएट रूफ कहलाता है दोस्तों। तो इमीडिएट रूफ में जो अगर सेल है तो वो सुटेबल नहीं होता है, क्यों? ए नंबर, इट गिव नो वार्निंग बिफोर फॉलिंग के पहले ये वार्निंग नहीं देती है। बी नंबर, इट गिव्स बैड साउंड व्हाइल टेस्टिंग, जब हम लोग ठोक के डंडे से इसको देखते हैं तो बैड साउंड सुनाई देती है दोस्तों। सी नंबर, इट हैज हाई एफिनिटी टू मॉइस्चर एंड सेपरेट फ्रॉम रूफ इजिली। ये मॉइस्चर के प्रति हाई एफिनिटी होती है, हाई सेंसिटिव होती है और ये रूफ से जल्दी से इजिली सेपरेट हो जाती है। इट हैज कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉम्प्लेक्स जटिल होती है दोस्तों। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर होगी दोस्तों सेल के लिए। तो ऑप्शन ई को टिक लगाते हुए जो हम लोग ये सभी सेल के लिए आपको याद रखना है दोस्तों, ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए। ये सेल की माइंस के अंदर जो है बिहेवियर रहती है, गुण रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन 21 पर आते हैं दोस्तों। दिस सिंबल ऑफ सरफेस कंटूर लाइन इन माइन प्लान इज शोन इन व्हाट कलर। ये जो सिंबल है, प्रतीक है, ये जो प्रतीक है किसका, सरफेस कंटूर का। सरफेस कंटूर का मैं प्रतीक बनाता हूं दोस्तों। ये प्रतीक जो है किस कलर में माइन प्लान में शो की गई रहती है, सरफेस कंटूर। अब मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों। सरफेस कंटूर, ये सरफेस कंटूर जो है सरफेस पर 5 मीटर के इंटरवल में या हिली एरिया पर 10 मीटर के इंटरवल में बनाई जाती है दोस्तों। 5 मीटर के इंटरवल पर नॉर्मली बनाई जाती है और कहां बनाई जाती है, प्लान में बनाई जाती है। लेकिन जमीन पर जो है इसको हम लोग इस टाइप का जो है होता है। ये लिखा रहेगा 225, तो ये लिखा रहेगा 230, ये लिखा रहेगा 235। ये 5 मीटर के इंटरवल में है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं सरफेस कंटूर। ये समुद्र सतह से ऊंचाई या गहराई दर्शाती है दोस्तों। ये आरएल बता रही है कि ये समुद्र सतह से 225 मीटर ऊंचा है, ये समुद्र सतह से 230 मीटर ऊंचा है, 235 मीटर दोस्तों। तो इधर से जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये ऊंचाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसको देख करके हम जानेंगे दोस्तों कि इधर से बढ़ने पर हमको हिली एरिया दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, उथला हुआ जमीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे तो ये जो है हमको गड्ढा की ओर ले जाते हुए दिखाएगा दोस्तों। तो कंट्रोल लाइन हम ये पता करते हैं कि कहां उथला है, कहां गड्ढा है, कहां समतल है। ये सरफेस कंट्रोल लाइन प्लान के ऊपर बनाई रहती है दोस्तों। और ये जो प्लान पर ऐसी बनाई रहती है, ये जो है ईंटे की कलर की रहती है दोस्तों। ईंटे की कलर की को ही कहते हैं बर्न्ट साइना।
तो यहां पर जो है आप ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों कि जो कलर का नाम दिया है सरफेस कंटूर के लिए वो क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए नंबर में देखिए रेड दिया हुआ है, ऑप्शन बी नंबर में देखिए ग्रीन दिया हुआ है, ऑप्शन सी नंबर में ब्लू दिया हुआ, ऑप्शन डी में बॉन्ड साइना दिया हुआ, ऑप्शन ई में ब्लैक दिया हुआ। ऑप्शन डी को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं रेफरेंस में यहां पे लिख दिया हूं कि प्री पेज 3 और शेड्यूल ऑफ सीएमआर 2017, यानी कि इसके पहले जो पेज नंबर 3 जो मैं अपलोड किया हूं पिछले कल ही के क्लास में, उसमें जो है शेड्यूल का जो सीएमआर 2017 की शेड्यूल है उसकी सभी कट और पेस्ट करके डाल दिया हूं दोस्तों। कल भी मैं बताया था कि जितने भी सिंबल हैं उनका कलर और फिगर आपको बना के प्रैक्टिस करके रखना होगा दोस्तों, कोई भी उसमें से पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 22 नंबर। तो यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए आपके सामने रहे ये। Every working face and floor, road and sides of every roadway or airway within dash dash, unless naturally wet throughout, wetted during work shift। समझना है दोस्तों, चलिए समझते हैं क्या कहता है। एवरी वर्किंग फेस, प्रत्येक कार्य का फेस, फ्लोर, रोड, साइड्स ऑफ एवरी रोडवे, रोडवे की प्रत्येक साइड यानी कि दोनों साइड, रोड, फ्लोर, फेस या फिर रोडवे का या एयरवे का कितने मीटर के अंदर रहेगा क्या के लिए वेटेड ड्यूरिंग वर्किंग शिफ्ट के काम के दौरान ये जो है गीला रहेगा, कितने मीटर के अंदर, जहां आप काम कर रहे हैं उसके कितने मीटर के अंदर जो है ये वेटेड रहेगा, गीला रहेगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। जबकि नेचुरली वेट थ्रू आउट, जबकि वो प्राकृतिक तरीके से वो गीला नहीं है, तो हम लोग वो कितने मीटर के अंदर जो है उसको वेटेड रखेंगे दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें जो रेगुलेशन 145 कहता है चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, चेक ऑन मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल। डस्ट कंट्रोल के लिए जितने मेजर्स लिए गए हैं, सावधानी लिए गए रहते हैं, उनका हमको चेक करनी पड़ती है दोस्तों। मान के चलिए ये फेस है जो आप चला रहे हैं अंडरग्राउंड माइन में, ये जो है फेस है, ये है फेस, FACE फेस है। तो इस फेस से हम जो ये पूरी जो है इस तरह से गैलरी दी हुई है, इस फेस से जो डिस्टेंस है 150 मीटर तक का जो डिस्टेंस है, 150 मीटर तक का जो डिस्टेंस है उसको जोन में बांटते हैं दोस्तों, जोन में। और प्रत्येक जोन को सब जोन जो कि 50 मीटर से अधिक नहीं रहता, इसी तरह से ये 150 मीटर से अधिक नहीं होगा, ये हम लोग सब जोन में बांटते हैं दोस्तों। काहे के लिए? अपना जो पानी है उसका छिड़काव करने के लिए दोस्तों। अगर वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से गीला नहीं है तो उसको गीला करके रखने का काम करते हैं दोस्तों, ताकि वो वहां से डस्ट न उड़े दोस्तों। तो यहां पर जो है जो ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, जो कि रेगुलेशन 145 का ही सब रेगुलेशन के अंदर शो की हुई है, जो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जो है आप देखिएगा कि ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक वर्किंग फेस एंड फ्लोर, रोड साइड्स ऑफ एवरी रोडवे और एयरवे विद इन 150 मीटर वेटेड ड्यूरिंग वर्क शिफ्ट। वो एक वर्क शिफ्ट 150 मीटर जो है आपकी राइट आंसर होगी दोस्तों। 145 का 2 नंबर देखिए, पढ़िए। एवरी रिटर्न एयरवे एज लाइज विद इन 200 मीटर्स ऑफ द लास्ट वर्किंग फेज। लास्ट वर्किंग फेज के 200 मीटर के अंदर का जो रिटर्न एयरवे है, और देखिए दोस्तों कहता है, और एवरी हॉलेज ट्रामिंग एंड कन्वेयर रोडवे, यानी कि प्रत्येक हॉलेज रोडवे या ट्रामिंग रोडवे या कन्वेयर रोडवे विच इज नॉट नेचुरली वेट थ्रू आउट, जो कि वो नेचुरली वेट प्राकृतिक तरीके से गीला नहीं है, सेल बी डिवाइडेड इनटू जोन्स, उसको जोन में डिवाइड किया जाएगा। नॉट लॉन्गर देन 150 मीटर्स, 150 मीटर दोस्तों। तो यहां पर जो है 150 मीटर इज द राइट आंसर। डी नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23।
ये रही आपके सामने 23 क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है दोस्तों, वन ऑफ दीज इज नॉट ए सेफ्टी डिवाइसेस इन द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में इनमें से कौन सी डिवाइस है, कौन सी सेफ्टी डिवाइस है जो यूज नहीं होती है दोस्तों? तो यहां पर जो है ए नंबर जो कहता है पुल कॉर्ड सिस्टम, बी नंबर कहता है लॉकआउट सिस्टम, सी नंबर कहता है प्लेनर पेंटर पेट, डी नंबर कहता है प्री स्टार्ट वार्निंग सिस्टम, ई नंबर कहता है वार्निंग थ्रू टेलीफोन। यहाँ पर जो बेल्ट कन्वेयर में काम करने वाले दोस्तों हैं या जो एम्प्लॉय है अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस यूज की जाती है और कौन सी नहीं की जाती है दोस्तों। तो मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं दोस्तों कि पुल कॉर्ड सिस्टम यस यूज की जाती है। लॉकआउट सिस्टम जो डिस्चार्ज ड्रम होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है दोस्तों, ताकि वो उल्टा न घूमने। पुल कॉर्ड सिस्टम से हम लोग पुल कॉर्ड कट करके कोई काम करते हैं दोस्तों, या फिर रिपेयरिंग का बेल्ट का काम करते हैं दोस्तों, तो पुल कॉर्ड सिस्टम यूज करती है। प्लेंटर पेट नहीं यूज की जाती है दोस्तों। प्री स्टार्ट वार्निंग सिस्टम, जैसे ही हम लोग स्विच बटन दबाते हैं बेल्ट का, तो वहां पर प्री स्टार्ट होने के पहले टी 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 की आवाज उसमें करती है। ये प्री स्टार्ट वार्निंग सिस्टम है दोस्तों। वार्निंग थ्रू टेलीफोन, हम लोग टेलीफोन से भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक रोक स्टेशन से दूसरे लोडिंग पॉइंट पर हम लोग टेलीफोन से वार्निंग देने का काम करते हैं दोस्तों। तो पेंटर प्लेट इज द राइट आंसर इसके लिए होगी। कन्वेयर बेल्ट में सेफ्टी डिवाइस यूज नहीं की जाती है, तो आंसर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए, इफ इन दी ट्रांसफार्मर की बात कह रहा है, द सेकेंडरी टर्न्स आर डबल्ड, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में तार के लपेटे लगे रहते हैं, वाइंडिंग की हुई रहती है, तो वो सेकेंडरी टर्न्स को डबल्ड कर दे रहा है, जिसको आगे देखते हैं। एंड एट द सेम टाइम प्राइमरी वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, और प्राइमरी वोल्टेज जो है उसको हाफ कर दिया जा रहा है। तो सेकेंडरी वोल्टेज V2 क्या हो जाएगी दोस्तों? ए नंबर नॉट चेंज, बी नंबर डबल्ड, सी नंबर रिड्यूस्ड बाय हाफ, डी नंबर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ई नंबर नन। तो यहां पर आंसर आने के पहले दोस्तों मैं कट एंड पेस्ट करके रखा हूं। देखिए यहां पर एक फार्मूला है, सेकेंडरी टर्न्स ट्रांसफार्मर में NS मतलब सेकेंडरी टर्न्स, NP मतलब कि प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी फेरा बराबर वोल्टेज इन सेकेंडरी बटे में वोल्टेज इन प्राइमरी। इस फार्मूले पर NS के जगह पे आप यहां डायरेक्ट रखिए क्या 2, और VP की जगह पे रखिए क्या VP/2, क्योंकि हाफ कर दिया है। अब यहां पर ये जो 2 है पलट करके यहां चली जाती है दोस्तों, तो ये 2 इससे कट जाता है, और ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला सेम प्राप्त हो गई दोस्तों। इसका मतलब है कि उसमें कोई चेंजेज नहीं होता, नॉट चेंज। ए नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। ए नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए प्रश्न है दोस्तों, लेकिन ओवरमैन में पूछी है, सेकंड क्लास में भी पूछ सकती है दोस्तों। इसको फॉर्मूले को याद रखना है, सेकेंडरी बटे प्राइमरी, सेकेंडरी फेरा बटे प्राइमरी फेरा बराबर सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव आर रिकमेंडेड फॉर ड्राई डीप होल ब्लास्टिंग? ड्राई डीप होल, सूखा हुआ जो गहरा होल का ब्लास्टिंग की जाती है ओपन कास्ट माइन में, उसमें से कौन सी एक्सप्लोसिव सुझाव दीजिएगा आप कि कौन से बेटर रहेगा? ये नंबर कॉलम चार्ज कोई एक्सप्लोसिव नहीं होता। डेक चार्ज जिसके बीच में एयर की गैप देते हुए इसमें बीच में सैंड से स्टेमिंग करते हुए बीच बीच में जहां हार्ड रॉक होती है वहां पर एक्सप्लोसिव को चार्ज करते जाते हैं, बीच में सैंड भरते जाते हैं, तो वैसा चार्ज डेक चार्ज कहलाता है दोस्तों। बल्क SME भी जो है यूज की जाती है बहुत अधिक मात्रा में, जो साइट मिक्स्ड इमल्सन कहलाती है, SME साइट मिक्स्ड इमल्सन कहलाती है, ये भी यूज की जाती है। एयर डेक चार्ज, एयर डेक यानी कि बीच में एयर की जो कैप्सूल होती है, हवा भरी हुई कैप्सूल होती है, उसको डाल करके हम लोग एक्सप्लोसिव के होल को जो है चार्ज करते हैं, तो उसको एयर डेक चार्ज कहते हैं दोस्तों। बूस्टर एंड NFO अभी वर्तमान समय में अधिकांशतः यूज होने वाली जो एक्सप्लोसिव है दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ही है, इसलिए आंसर इज द राइट आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी कट ऑफ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इफ द मीथेन कंसंट्रेशन इन परसेंटेज एक्सीड्स। इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग कट ऑफ कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट से जब मीथेन कंसंट्रेशन परसेंटेज कितना % से अधिक हो जाता है।
तो यहां पर दोस्तों तुरंत आपको याद होनी चाहिए 169 रेगुलेशन, जो CMR 2017 का 169 रेगुलेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैसेस एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि एनवायरमेंटल वातावरण कंडीशन और इन्फ्लेमेबल गैसेस की परसेंटेज ज्ञात करना है दोस्तों इस रेगुलेशन के अंतर्गत। तो इस रेगुलेशन में मैं कट करके पेस्ट कर दिया हूं दोस्तों 169(1) का ई, जो कि CMR 2017 का ई है। लेकिन ऑप्शन पढ़ने के पहले दोस्तों इसमें से जो 169(1) है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। इफ एनी डिटर्मिनेशन इन एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट शोज द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस टू एक्सीड 1.25, the supply of 1.25 यानी कि 1.25, the supply of electric energy shall be cut off immediately, तुरंत हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी को कट ऑफ कर देना है फ्रॉम ऑल केबल, सभी केबल से, एंड एपरेटस से इन द डिस्ट्रिक्ट में, एंड रिटन रिपोर्ट देयर ऑफ सबमिटेड टू द रीजनल इंस्पेक्टर फोर्थविथ, जितना जल्दी से जल्दी हो सके रीजनल इंस्पेक्टर को ये जो है रिपोर्ट सबमिट करना है दोस्तों। तो हम जो है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में यदि परसेंटेज गैस इन्फ्लेमेबल गैस का 1.25% से अधिक पाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कट ऑफ करना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। इन डेवलपमेंट वर्क इन ए सीम व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल हाइट ऑफ ए गैलरी एट एनी प्लेस। यहां पर दोस्तों जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो रेगुलेशन नंबर 111 है दोस्तों, डेवलपमेंट वर्क, इसमें जो दी हुई है पॉइंट दोस्तों, वर्किंग हाइट जो है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होगी दोस्तों। 3 नंबर ये जो डी आंसर है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपसे ये वादा करता हूं, जैसा पिछले क्लास में वादा किया था कि सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशंस मैं अपलोड करूंगा। सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन मैं अपलोड कर दिया हूं दोस्तों, जो कि 11 मिनट कुछ सेकंड का है दोस्तों। उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रति ली जाने वाली प्रिकॉशंस को शेयर कीजिए। यहां पर मैं कल की क्लास में डेवलपमेंट वर्क जो दिया हुआ है एक टेबल, जिसमें पिलर की साइज सेंटर टू सेंटर दी हुई है डिफरेंट गैलरी के चौड़ाई के आधार पर, सरफेस की गहराई के आधार पर, उसको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि उस ट्रिक को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप